नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर अब नए वर्ष का जो जश्न है उसका खुमार तो आप लोगों का कहीं ना कहीं धीरे धीरे उतर गया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी शराब के ठेकों के ऊपर बेशक प्राइवेट कर दिए गए, हालांकि आज दिल्ली के अंदर चक्का जाम किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और कहते हैं कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा, क्योंकि पुलिस अपने अंडर है, इसलिए जगह जगह टायरों की हवा निकाली गई, गाड़ियां खड़ी करी गई, लोग बेहाल रहे, परेशान रहे। जबकि आम आदमी पार्टी का सीधा सा कहना है कि हमने कोई भी एक भी ठेका फालतू नहीं किया, सिर्फ उनका प्राइवेटाइजेशन किया है, निजीकरण किया है, उसमें जो भी धांधली हो रही थी उसको रोकने के लिए। लेकिन एक बात तो कही जा सकती कि कितना भी अभी बड़ी बड़ी शॉप खुली है, सारी की सारी चीजें, लोगों को कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ठीक किया जा रहा है, लेकिन बाहर कतारें आज भी मैंने देखा कनॉट प्लेस के अंदर, लंबी 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 क्या दोहरी दोहरी कतारें, कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज नहीं है वहां पर। इस पर सरकार को देना होगा। आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर एक सप्ताह के अंदर ही जो ओमिक्रॉन है वो येलो अलर्ट से अब रेड अलर्ट हो चुका है, रेड अलर्ट पर पहुंच गई है। और जो दैनिक रूप से संक्रमण की दर है वो 6% तक पहुंच गई है। और 11 में से 4 जिले जो हैं वो सबसे ज्यादा संक्रमित बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार अगर मैं बात आपसे करूं तो उसके अनुसार दक्षिणी पूर्वी में 492, दक्षिणी दिल्ली के अंदर 484, दक्षिण पश्चिम में 460 और पश्चिम जिले में 464 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, अर्थात जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं। इसके अलावा मध्य दिल्ली में 388, पूर्वी में 291, नई दिल्ली में 387, उत्तरी दिल्ली में 319, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 120 और उत्तर पश्चिम जिले में 449 अर्थात 449 केस सामने आए हैं। और अगर खाली मतलब यमुना पार के शाहदरा की बात कर दी जाए तो वहां पे 246 लोग कोरोना से संक्रमित बताए गए। अब इससे आगे अगर बात करी जाए जो दक्षिण जिला है दिल्ली का, उसमें 31 दिसंबर का एक आंकड़ा आ रहा है हमारे पास, उसमें 372 थे। 1 जनवरी को 433 लोग हुए संक्रमित, 2 जनवरी को 484 लोग कोरोना संक्रमित मिले। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। और लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं बेपरवाह, समझ नहीं आता। कई बार होता क्या कि हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकारी बसें उसमें तो बैठने के लिए 50% की कैपेसिटी कर दी गई है। लोग आते हैं, 1-2 सीटें खाली भी होती हैं, कई बार ड्राइवर तब भी भगा कर ले जाते हैं। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, मारे मारे फिर रहे हैं इधर उधर। लेकिन केजरीवाल साहब को अभी कहां फुर्सत है, वो तो उत्तराखंड और आदि आदि इधर उधर चुनावी रैलियों के अंदर मशगूल हैं, मस्त हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन कि कृपया करके बेहतर और भीड़ वाली जगहों पर हम जाने से बचें। लेकिन अगर जाना भी पड़े तो मास्क को तरीके, मैंने देखा कई लोग यहां तक मास्क लगा लेते, नहीं, मास्क को तरीके से नाक के ऊपर से और नीचे तक लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं जहां तक समझता हूं उसके बारे में। बाकी उससे आगे अगर मैं बात करूं, कुछ जगहों पर अब कहा जा रहा है, मैं एक जानकारी और आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद जो अभी जो सुनवाई है वो वर्चुअल सुनवाई के लिए ऑर्डर जारी कर दिए, अभी 15 दिन के लिए, 2 सप्ताह के लिए ये बात की गई है। चलिए, अब उससे एक जानकारी जरूर देता चलूं कि जो 15 से 18 साल तक की आयु की उम्र के जो बच्चे थे या जिनको वैक्सीनेशन शुरू होना था, आज उनको 40 लाख से ज्यादा जो किशोर वर्ग है, जो हमारा युवा वर्ग है, जो बच्चा वर्ग कुछ भी कह लीजिए, उनको 40 लाख से ज्यादा किशोरों को टीकाकरण उनके साथ उनका किया गया या उनको वैक्सीन दी गई उन लोग को। फिर वही सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी, कहते हैं ना, लिखा होता था ना पहले, अब भी हो सकता है लिखा होता हो, लेकिन मैं पहले कई बार ट्रेन से निकलता था तब देखता था जगह जगह जो उनके कैबिन टाइप बने होते थे वहां पर लिखा होता था बाहर रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी के किनारे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कृपया करके सावधान अवश्य रहें, क्योंकि आजकल राजनीति का दौर है। दिक्कत यह है कि हम लोग लोगों को तो सलाह दे देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी, कहा जा रहा है 8 लाख से ऊपर लोग उसके अंदर थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई वस्तु वहां पर नहीं थी। अब देखिए दिक्कत फिर वही होगी कि
राजा साहब बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जब राजा साहब की रैली के अंदर ही नहीं होगी तो मैं और क्या के साथ हम लोग तो सिर्फ जुर्माना भरने के लिए बने हुए साहब। और राजनीति का दौर है, जहां तक आपको मालूम है राजनीति में समय इस बार वो कहते हैं चक्र है, पृथ्वी घूमती है, जहां आज अंधेरा है वहां उजाला भी होगा, जहां उजाला है वहां अंधेरा भी होगा। एक लंबे अरसे के बाद, कई दशकों के बाद इस बार फिर से ब्राह्मण जो है वो चुनाव परिणामों की, चुनावों की धुरी बनते हैं। एक बार फिर से राजनीतिक दलों ने मुंह किया है ब्राह्मणों की तरफ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण बेइंतहा भीड़ थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार सबने दाव खेले। मायावती ने हालांकि कहा कि भाई अब से पहले पिछड़ा जो उनका मुख्यमंत्रित्व काल था उसके अंदर उन्होंने क्यों नहीं परशुराम जी की मूर्ति बनवाई, आदि आदि, या ब्राह्मणों का ध्यान क्यों नहीं किया। ये बात तो मायावती जी से भी की जा सकती है, हालांकि ठीक है उस समय भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थी कि हाथी शंख बजाएगा और ब्राह्मण शंख बजाएगा और इस तरीके के उन्होंने नारे दिए थे। चलिए अब ये चीजें चलती रहेंगी। इस चक्कर में अब भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। अब से 2 वर्ष पूर्व तक जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि यहाँ पर ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी सुध ली है ब्राह्मण। और यही कारण है कि अब हालांकि कई लोग सवाल भी करने लगे कि जबकि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में 10 मंत्री ब्राह्मण हैं और 46 विधायक जो हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हैं, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण कमेटी बनानी पड़ी है। और वो कमेटी घर घर लोगों को जाएगी और मनाएगी जो रूठा हुआ ब्राह्मण है। कहा जाता है कि 12% के लगभग ब्राह्मण है। लेकिन गौर कीजिएगा, मुझे भी याद है अब से कुछ समय पहले तक दिल्ली के अखबारों में खासतौर से ब्राह्मण का बै नहीं लिखा जाता था। उत्तर प्रदेश में जाते थे तो ब्राह्मण जो शिखा रखते थे उनकी शिखा खींचकर लोग भाग जाया करते थे। उस समय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जो आज मैं कहता हूं उनके कुछ नेतागण हाशिए पर चले गए क्योंकि उन लोगों ने राजनीतिज्ञों से एक दूरी बनाई हुई है, वरना वास्तविकता ये कि संघर्ष करने के लिए सबसे आगे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन ही रहा था। ये भी गौर कीजिए। उनके इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सुदेश भारद्वाज जी, और उत्तर प्रदेश में उनकी कमान प्रमोद शर्मा आदि ये लोग संभाले, क्योंकि इस नाम से कई फर्जी संगठन भी चल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते राजनीति के चक्कर में। और राजनीतिक किसी भी अखिल भारतीय के नाम पे किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष मान लेता है या उसको प्रचारित करा दिया करता है। लेकिन गौर कीजिएगा, ये वही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है जिसने सबसे पहले जो संघर्ष किया था ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के लिए। 12 फरवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन गया था। वो बात अलग है कि अब जब जयराम ठाकुर सरकार आई तो उन्होंने उस बोर्ड को भंग कर दिया। याद कीजिएगा उस समय के अंदर जब परशुराम नाम के एक और नए भगवान घड़ दिए गए, टीवी चैनल एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस प्रकार की एक चर्चा की थी, तब वही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आगे गई। एक समय में जिनका लेकर कुछ राज ठाकरे के ऊपर भी टिप्पणी को लेकर विवाद रहा था एक समय के अंदर, ये वही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। इधर उधर के लोग वही उसके भी जो अध्यक्ष हैं वो कुलदीप ही हैं। और चलिए मध्य प्रदेश की उनकी जो कमान है, जो मेरे पास जानकारी है, वो राजेश दुबे ने संभाली। हमने कई बार चर्चाओं में उनसे बात की। अभी भी उन्होंने मनुस्मृति पूजन किया था मध्य प्रदेश के सतना शहर के अंदर 25 दिसंबर को। प्रतिवर्ष वो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं। बात यह है कि आज के समय में कहा जाता है कि शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना है, ये इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मानना है। और शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र से अभिप्राय का कोई तलवार बंदूक से नहीं है। संविधान ने जो अधिकार दिए वही शस्त्र है। तो खैर जो भी है, कुल मिलाकर इस समय पलटा है। और अब जो है अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी, जो कि अभी थोड़ा सा गुमान के अंदर थी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अब सुध लेनी पड़ी है। ब्राह्मणों की याद आ ही गई है। और आपको मालूम है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं चर्चा करूं, इस समय जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया, जो एक वीडियो आया है, कहा जा रहा है कि दादरी का, हरियाणा के दादरी का सतपाल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और मेघालय के गवर्नर है, वो पहले भी किसान आंदोलन को लेकर कई बार चर्चाओं में रहे। भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र सरकार के विरोधी बयान देने, हालांकि बात जायज किया करते थे,
लेकिन कुल मिलाकर वो सरकार या पार्टी विरोधी तो बयान माना ही गया। अब उन्होंने फिर कहा कि इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसा है कि मैं गया, मेरा 5 मिनट में उनसे झगड़ा हो गया आदि आदि। अमित शाह ने कहा लोगों ने इसका शब्द का प्रयोग, इसका दिमाग खराब हो। सुनिए जरा। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सरकार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। तो अब इससे क्या कयास लगाए? क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल ये। आपको मालूम है पीछे जिस प्रकार की चर्चाएं चली थी कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के भी संबंध ठीक नहीं है, या दोनों के अंदर तनाव चल रहा है, और वो भी जो ए के शर्मा जो रिटायर हुए थे उनको गृह मंत्री बनाने का या उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास चला आदि आदि। और अभी भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य साहब और जो योगी आदित्यनाथ है उनके अंदर कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है। अब राजनीति है, राजनीति में क्योंकि ना बैर स्थायी होता है ना प्रेम स्थायी होता है, सब समय आने पर पाला बदलते रहते हैं। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की आपको मालूम है, भी पीछे जरा काशी में वो गंगा जी के अंदर डुबकी लगा कर आए थे। फिलहाल वो उस समय उनकी डुबकी के कारण जो भी चीजें कर दी गई हो, जिस प्रकार गंगा जी को चमका दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखें उन्हीं गंगा जी का क्या हाल है, कैसे बह रही है वही गंगा जी, देखना आवश्यक है। एक जानकारी और दे दूं, जो कालीचरण, अब जिनके आगे मैं तो तथाकथित महाराज कहूंगा ऐसे लोगों को, तो जिन्होंने नाथुराम गौडसे की बड़ी प्रशंसा करते हुए गांधी जी के ऊपर जो भी आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणी की थी, उनकी जमानत आज रद्द कर दी गई। अब देखते हो हायर कोर्ट के अंदर उसके विरुद्ध अपील की जाएगी। खबर में आपको दैनिक हिंदुस्तान की में जो आ रही है उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि अफगानिस्तान का बल्ख प्रांत है, उस बल्ख प्रांत में तालिबान की ओर से जो है सामान्य महिला बाथरूमों पर रोक लगा दी गई। उज्बेकिस्तान से सटा यह सूबा है और एक नया नियम लागू किया गया है कि प्रांत के अधिकारियों स्कॉलर्स की ओर से सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। और इसके अंदर जो अगली जानकारी हो कि अपने निजी बाथरूम में ही नहा सकेंगी महिलाएं, और इस दौरान भी उन्हें इस्लामिक हिजाब पहनकर रखना होगा, और आगे की सीट पर भी 2 महिलाएं कार के अंदर नहीं बैठेंगी। इस प्रकार के, चलिए क्या कह सकते हैं, वहां के तो हालात कुछ सुखद तो है नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर आज की ये छोटी सी आपसे मुलाकात, हमने आपसे चर्चा की थी शकुनियों के बारे में। शकुनियों से सावधान। कल के अंक में नमस्कार इंडिया पहला शकुनी आपके सामने आया। पहचान सकें तो पहचानिए, प्रयास कीजिए। नमस्कार इंडिया कहते हैं ना कि हम दुश्मन हैं सरकार के, पर ना पैरोकार गुनहगार। लोग कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, निष्पक्षता के साथ, बिना बायस के। नमस्कार इंडिया ने बीड़ा उठाया कि जो लोग, विशेष रूप से जो वरिष्ठ जन हैं हमारे, परिवार द्वारा सताए गए किसी भी प्रकार से, या रिश्तेदारों द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा, नमस्कार इंडिया का यह प्रयास होगा कि उनकी पीड़ा को सामने लाया जाए, उनके दुख दर्द को बांटा जाए, जहां तक संभव हो उनको न्याय मिले, ऐसा प्रयास नमस्कार इंडिया कदम से कदम बढ़ाकर और कदम से कदम मिलाकर नमस्कार इंडिया चलेगा। तो अब
ठंड का दौर है साहब। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगले 2 दिन बारिश की भविष्यवाणी की गई है, वर्षा की, इसलिए सावधान रहें बाहर निकले तो। मैं फिर कह रहा हूं कि बाहर अगर बहुत जरूरी हो, क्योंकि निकलना तो पड़ेगा साहब, अब क्या कर सकते हैं, पेट का सवाल है, कहते हैं पापी पेट का सवाल, तो पेट के लिए निकलना तो पड़ेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक निकलें। मास्क यहां ऊपर से और नीचे तक। नमस्कार।